हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे निषेचन के बाद की क्रियाएं। तो उसमें पढ़ रहे थे हम भ्रूण और भ्रूण का विकास पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं भ्रूणपोष का विकास हमारे होता कैसे है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या बारे में हम पढ़ते हैं कि आवृत बीजों में भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है हमारा कि यानी कि जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और इसमें जो पोषक पदार्थ संचित हो जाते हैं। यानी कि जब हमारा द्विनिषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है, तो द्विनिषेचन में क्या होता है, द्वितीयक न्यूक्लियस जो होता है वो नर युग्मक के संयुग्मन से बनता है। सॉरी, एक द्वितीयक न्यूक्लियस होता है, दूसरा नर युग्मक होता है। जो नर युग्मक होता है वो संलयन करके 3n की कोशिका बनाता है और वही आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। त्रिसंलयन क्या होता है हमारा, यानी कि जो दो ध्रुवीय केंद्रक तथा एक नर केंद्रक के मिलने से हमारा त्रिसंलयन, ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा त्रिसंलयन कहलाता है। कि फलस्वरूप बनता है, ये बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ है, मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। यानी कि कोई भी सीड है उसका जो मेन फूड कंपोनेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है टिश्यू। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण को विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। इसमें जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, जब भ्रूण का विकास होता है तथा बीज का अंकुरण होता है, उसके समय हमारा काम आता है। ये दो तरीके से होता है भ्रूणपोष के प्रकार, यानी कि फर्स्ट होता है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो बार बार डिवाइड करता है सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद वो बहुत से केंद्रक बनाता है जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। परिधि यानी कि ये इस पर विन्यासित हो जाते हैं और बाद में ये केंद्रक अन्य कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कि हमने बायो डायग्राम समझेंगे इसको। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ये कैप्सेला का। इसमें क्या होगा कि इसमें त्रिगुणित केंद्रक बन गए, यानी कि पहले एक केंद्रक बना, उसके बाद हमारे दो केंद्रक बने, दो केंद्रक बनने के बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक बन गए। ये हमारा बीजांड द्वार हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे काफी सारे केंद्रक बन गए और उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि इसमें रिक्तिकाएं बन गई, भ्रूणकोष बन गया और भ्रूण का निर्माण हो गया। उसके बाद आता है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म हमारा होता है क्या, इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, यानी कि जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है उसमें जो केंद्रक हो जाता है वो हर बार डिवाइड करता है। हर बार डिवाइड करने के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप बहुकोश के भ्रूणपोष बन जाता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स उसमें बन जाती है। जैसे कि इसको बायो डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हमारा भ्रूण, भ्रूण में क्या हुआ कि इसमें देखा हमने बहुत सारी कोशिकाएं हमारी बनी हुई हैं। भ्रूणपोषीय कोशिका काफी सारी बन गई और यहाँ पे हमने देखा कि इसमें काफी से बहुकोशिकीय कोशिका हमारी बन चुकी है। ये एग्जाम्पल लिया हमने धतूरा का। अब आता हमारा तीसरा माध्यमिक भ्रूणपोष, यानी कि हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म हमारा होता है क्या, इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात बनता है। सेकंड वाले में हमारा क्या हो रहा था कि जितने भी केंद्रक थे उसमें सब में डिवाइड हो रहा था, सब डिवाइड हो रहे थे, बहुकोशिका बनी थी। इसमें क्या हमने देखा कि जो केंद्रक होता है उसमें प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है और इसके बाद फिर से इसमें केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि इसमें न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियस बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेल वॉल। यहाँ पे हमारी दो सेल वॉल बन गई। सेल वॉल बनने के बाद यहाँ पे हमारी यानी कि एक केंद्रक बना, एक केंद्रक से दो केंद्रक, दो से चार केंद्रक, चार से काफी सारे केंद्रक बन गए और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक हमें मिल गए और उसके बाद क्या हुआ, हमारे भ्रूणपोष का निर्माण हमारा हो गया। अब आता है हमारा सेकंड, बीज का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड हमारी होती कैसे है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है, यानी कि दोहरा निषेचन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दोहरा निषेचन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या पॉइंट है कि बीजांड के दोनों आवरण से बीजावरण का निर्माण होता है। दूसरा, बाह्य आवरण से बीजचोल और अंत्य आवरण से अंत्यकोश का निर्माण होता है। तीसरा, बीजांड बीजांड व्रत से जिस स्थान पर जुड़ता है वहां एक चिन्ह के रूप में बीज आवरण पर उपस्थित रहता है। इसका एक पॉइंट ये है कि इसमें पानी की मात्रा जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और जिससे भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है। सुप्तावस्था हमारी क्या होती है कि सुप्तावस्था में ऐसे होता है कि जैसे कि हमने कोई फसल बोई, कोई फसल बोने के बाद ये तो है नहीं कि हम उस फसल को दोबारा से बो देंगे। ये बस खाली गन्ने की फसल में तो ऐसा होता है कि गन्ने की फसल हमने बोई और दोबारा से हमने गन्ने की फसल लगा दी, लेकिन बाकी जो फसल होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं, बीज जब वो पक जाता है तो उसके अंदर नमी, जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी सूख जाती है, उसके बीज पूरी तरीके से सूख चुका होता है। अगर हम उसको तुरंत के तुरंत ही बो देंगे तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर नमी नहीं बचेगी थोड़ी बहुत भी। लेकिन
क्या होता है कि जैसे इनके अंदर जो भ्रूण होता है वो सुरक्षित रहता है। किसी भी बीज के अंदर भ्रूण जो होता है वो सुरक्षित रहता है, और ये भ्रूण क्या होता है कि जैसे ही इसका कोई अनुकूल मौसम आता है उसमें ही अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसलिए फलों जो फसल होती है हमारी उनको मौसम के हिसाब से ही बोया जाता है। अब क्या होता है इसमें, इस प्रकार बीजाणु से घिरी हुई प्रसुप्त रचना को बीज कहते हैं, यानी कि जो प्रसुप्त रचना होती है बीजाणु से घिरी हुई इसको बीज कहते हैं। अब भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा अभ्रूणपोषी बीज, यानी कि अभ्रूणपोषी बीज हमारे कैसे होते हैं, इन बीजों में जो भ्रूणपोष होता है वो अनुपस्थित होता है। यानी कि बात करते हैं कि ट्रू फॉल्स, ट्रू फ्रूट्स और जो हमारे फॉल्स फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट खाते हैं उसके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन सा फल खा रहे हैं। एक होता है सत्य फल, दूसरा होता है हमारा असत्य फल। इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा सत्य फल है और कौन सा असत्य फल है। तो जो सत्य फल होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो उपस्थित होता है, और जो असत्य फल होते हैं उनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि होते क्या है। इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होने से मोटे हो जाते हैं, जैसे कि चना, मटर, दालें तथा सेम। यानी कि जो हमने पढ़ा था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जो द्विबीजपत्री जितने भी बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, और जितने भी एक बीजपत्री होते हैं उनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। इन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है तथा जो बीजपत्र होते हैं वो पतले होते हैं। एग्जाम्पल है इसका मक्का, गेहूं तथा अरंडी। यहाँ पे हमने अरंडी का एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारा बीजाणु बन चुका है, बीजपत्र बन चुके हैं, भ्रूणपोष बन चुका है, बीज पत्राधार बन चुका है हमारा, और मूलक्ष बन चुके हैं। ये क्या है, ये एक बीज पत्री है हमारा, हमें साफ ही दिख रहा है इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम, फिर आता है बीजों का प्रकीर्ण, यानी कि डिस्पर्जन कैसे होता है सीड्स का। डिस्पर्जन जो होता है सीड्स का, डिस्पर्जन का मतलब है कि जो बीज होते हैं वो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कृत्रिम द्वारा, मनुष्य द्वारा एक से इधर से उधर अगर चले जाएं तो वो होता है बीजों का प्रकीर्ण। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा वायु द्वारा प्रकीर्ण। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्म और जो हल्के बीज होते हैं उनमें क्या होता है कि वो हवा के द्वारा इधर से उधर उड़ के चले जाते हैं। कोई भी आंधी आती है या फिर कुछ भी हवा चलती है थोड़ी बहुत भी, तो इधर से उधर उड़ते हुए घूमते रहते हैं वो। तो इसमें आते हैं सिंकोना टर्मिनेलिया। पैरासूट में कैसे होता है, ये डेंड्रियोन, मदार, आर्किड आते हैं। इसमें संवेदन में हंसलता आता है, और वेलिनी में पीली कंटेली और चौलाई आती है। अब आता है हमारा जल द्वारा प्रकीर्ण कैसे होता है, यानी कि जल द्वारा डिस्पर्सन कैसे होगा। इसमें होता है कुमुदनी तथा कमल जो होते हैं वो जल में ही अपना डिस्पर्सन करते रहते हैं, यानी कि वहीं पे वो गिरते रहते हैं और उनमें वहीं पे उनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता रहता है। तीसरा होता है विस्फोटक द्वारा। विस्फोटक वो नहीं कोई बम का धमाका कर दिया या फिर कुछ विस्फोट हो गया तो वो विस्फोट हो जाएगा, वो नहीं। कुछ जो हमारे जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बीच में से फट जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अनार होता है वो बीच में से फट जाता है, उसके 4-5 टुकड़े हो जाते हैं, वो होता हमारा विस्फोटक। ये होता हमारा एंट्रेडा, इक्वेलियम, अरंड तथा गुलमेहंदी में। उसके बाद आता है हमारा जंतुओं द्वारा। जंतुओं द्वारा कैसे होता है हमारा ये, जंतुओं द्वारा ऐसे होता है कि जैसे कि हम किसी जंगल में गए, तो जंगल में हम जाके क्या होता है हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पैंट या फिर हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें जो छोटे छोटे बीज कांटे से चुभ जाते हैं जो जीरे जैसे दिखते हैं हमारे, उसको बोलते हैं लट जीरा। फिर क्या होता है कि हम अपने एरिया में आ जाते हैं, अपने एरिया में आकर हम उन्हें छुटा के डाल देते हैं, वहीं पर उनके प्लांट उग जाते हैं। तो ये होता है हमारा जंतुओं द्वारा डिस्पर्जन। ये होता है चोर कांटा, लटजीरा, गोखरू, बोहाविया आदि में। अब आता है बीजों के निर्माण का महत्व, यानी कि जो बीज होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि उनका जो निर्माण है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जो वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने की स्थिति में भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहता है। जो बीज होता है उसके अंदर जो भ्रूण होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको सुप्ता अवस्था में बताया था कि जो हमारा बीज होता है उसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो हमेशा सुरक्षित अवस्था में रहता है, क्योंकि जब उनके हिसाब से मौसम आता है तभी वो जर्मिनेट करते हैं। भ्रूण कभी खराब नहीं होता किसी भी बीज के अंदर। उसके बाद आता है कि बीज वायु, जल तथा अन्य माध्यमों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णित होते हैं, यानी कि बीज वायु, जल तथा अन्य माध्यमों की सहायता से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्पर्स होते रहते हैं। तीसरा आता है पौधों में अनुकूलन शक्ति बढ़ती है। इनसे क्या होता है कि पौधों में जो अनुकूलन शक्ति होती है वो बढ़ती रहती है। अब आता है हमारा फल का निर्माण, यानी कि फल का निर्माण हमारा होता कैसे है। तो फल क्या होता है, फल एक परिपक्व अंडाशय है, मैच्योर एंडोस्पर्म है। उसमें क्या होता है कि
जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं, यानी कि जब बीज में डेवलपमेंट होता रहता है उस समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। जो हम खाते हैं, जैसे कि सेब में हम खाते हैं, सेब में हम अंडाशय ही खाते हैं। सेब अंडाशय जो होता है वो फूलकर रसीला और बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। और परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। यानी कि जो परिपक्व अंडाशय होता है उसी से क्या होता है कि फल भित्ति का निर्माण होता है। फल में बीज सुरक्षित रहते हैं हमेशा ही, बीज हम कभी नहीं खाते किसी भी फ्रूट्स के, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित अवस्था में ये पहुंच सकते हैं। यानी कि किसान जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी लंबे जगह से वो अपने बीज लाते हैं और बोते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से पहुंच सकते हैं। हमने भ्रूण एवं भ्रूण का विकास पढ़ लिया, उसके बाद हमने भ्रूणपोष के बारे में जान लिया, उसके बारे में हमने बीज के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं हम आवृत बीजों में जनन की विशिष्ट विधियाँ क्या है हमारी। ये जो हमारा चैप्टर है एग्जाम की दृष्टि से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में मैं आपको बार बार एक एक चीज़ डीपली में पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाए और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। ये जो चैप्टर है आपका, ये एक बार आपका पढ़ने से या फिर लर्न करने से आपके समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको इसके रिपीटेडली आप इसको लर्न नहीं करेंगे तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा। और इसमें क्या होता है कि जब तक इस चैप्टर को आप डीपली नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। और एग्जाम में इसमें से ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर दे देते हैं, कि वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं इसी चैप्टर में से हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और समझदारी से पढ़ें और इसको बार बार लर्न करते रहें जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, जब तक आपका कोई टॉपिक क्लियर ना हो जाए। तो पहला आता है कि आवर्त बीजों में जनन की विशिष्ट विधियाँ क्या हैं। फर्स्ट आती है हमारी उभय मिश्रण यानी कि एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होती है हमारी, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, जो कि हम निषेचन में हमने पढ़ा था कि नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में संयोजन करते हैं, तो निषेचन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है और युग्मनज बनाते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे एक मेल गैमेट लिया, दूसरा हमने फीमेल गैमेट लिया, इनमें आपस में हमने फ्यूजन कराया तो हमारी 2n कोशिका हमारी बन गई और हमारा जायगोट हमें मिल गया। उसके बाद आता हमारा असंजनन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है हमारा, इसमें कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो जीवन चक्र होता है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें लैंगिक जनन नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है और यह क्रिया असंजनन कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है हमारी कायिक असंजनन और दूसरी होती है हमारी एनिसिक बीजता। कायिक एनिसिक असंजनन क्या होता है हमारे, कि जैसे कि हम ले लेते हैं आलू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आलू हमारे घर में मिल जाएगा नॉर्मली कहीं भी, तो आलू हर घर में होता है। वैसे भी आलू में क्या होता है कि हमारे जो मौसम के हिसाब से, जैसे कि कोई बारिश का मौसम है तो उसमें ग्रीन ग्रीन बर्ड्स निकल आती हैं जिन्हें हम छुटा के फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है उसमें वो कायिक जनन होता है। तो इस तरीके से इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से नए पादप का निर्माण होता है, यानी कि जो आलू होता है उसमें जो कलिकाएं होती है अगर हम उसको बो दें तो उसमें क्या होता है कि उससे हमारे नए प्लांट्स हमारे मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल है इसके गन्ना, आलू आदि। दूसरा आता है हमारा एनिसिक बीज यानी कि एगोमोस्पर्मी। तो इसमें क्या होता है हमारा, इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन हमारा नहीं होता, जो प्रजनन होता है उसमें लैंगिक जनन की अनुपस्थिति रहती है। एग्जाम्पल है जैसे कि नींबू, नागफनी, पार्थिनियम आदि। उसके बाद आता हमारा एनिसिक जनन, मीन की पार्थिनोजेनेसिस हमारी होती क्या है। इस प्रक्रिया में बीज निषेचन के अंडे से, जब बीज निषेचित होता है उसमें जो अंडा बनता है उससे भ्रूण का विकास होता है और इससे अगुणित बांदे भ्रूण बनते हैं, जैसे कि धतूरा, आलू आदि। अब आता है हमारा एनिसेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्थेनोकार्पी, और ये शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में। हर बार ही मैंने क्वेश्चन आपके जो जितने भी 10 ईयर्स आप देख लीजिए अपने उठा के, उसमें क्या होता है, इसमें आपका शॉर्ट में मिलेगा या आपको ये वेरी शॉर्ट में भी मिल जाएगा या फिर आपको ये लॉन्ग में मिल जाएगा या फिर आपको मल्टीपल चॉइस में भी मिल सकता है आपको ये, लेकिन रिपीट हर बार हुआ है एनिसेक फल। इसमें क्या होता है कि पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि कुछ पादप में परागण एवं निषेचन के बिना भी फल का निर्माण होता है, यानी कि इसमें परागण नहीं होता, निषेचन नहीं होता, इसके बिना भी फल का निर्माण हो जाता है और इसे बोलते हैं एनिसेक फल। यह दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट होता है हमारा प्राकृतिक, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम। यानी कि प्राकृतिक नेचुरल, कृत्रिम होता है मैन मेड। प्राकृतिक में क्या आते हैं हमारे अंगूर, केला, अनानास आते हैं, और कृत्रिम में आते हैं हमारे संतरा, नींबू, तरबूज, अमरूद, टमाटर, अंगूर, पपीता आदि। तरबूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तरबूज में हम क्या देखते हैं कि तरबूज में जो बीज होते हैं,
जब हम तरबूज को खाते हैं तो उसमें जो बीज होते हैं बार बार वो हमारे मुंह में आते हैं, यानी कि जो उसमें जो फल होता है हमारा वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता, यानी कि बीज एक जगह नहीं पाए जाते, वो जगह जगह पाए जाते हैं। तो ये इसीलिए उसमें एनिसेक फल होता है, यानी कि उसमें परागण नहीं होता, उसमें निषेचन नहीं होता। अब आता है हमारा अपयुग्मन, यानी कि अपयुग्मन हमारा होता क्या है, एपोगेमी। एपोगेमी में हमारा ये है कि अगुणित भ्रूणपोष जो होता है हमारा, उसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त किससे अन्य कोशिका यानी कि प्रतिमुखी या सहायक कोशिका जो होती है उससे भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं, यानी कि उससे जो भ्रूण का विकास होता है। एग्जाम्पल है इसके इरित्रिया और लाइलियम आदि। अब आता है हमारा बहुभ्रूणता, यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी हमारी होती क्या है, जैसे कि कोई बीजांड ले लिया हमने, एक बीजांड या बीज में से अनेक भ्रूणों के बनने की क्रिया, कोई बीजांड या बीज जो होता है उसमें जो अनेक भ्रूण बनते हैं उसके बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। इसमें युग्मनज जो होता है दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि प्याज हम लेते हैं, प्याज में क्या होता है, उसमें काफी सारी लेयर होती है, यानी कि एक हटाओ दूसरी, दूसरी हटाओ तीसरी, उसमें काफी लेयर होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो युग्मनज होता है वो दो या दो से अधिक भागों में बटा रहता है। तो एग्जाम्पल भी दिए गए जैसे कि ब्रेसिका, प्याज, नींबू, संतरा आदि। अब आता है हमारे बहुभ्रूणता के उपयोग हमारे क्या है। इसमें क्या होता है कि इसमें पादप प्रजनक और एवं उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फलोत्पादन में बहुत उपयोगी विधि है। जो पादप प्रजनक होते हैं किसान होते हैं, और उद्यान वैज्ञानिक जो होते हैं उनके लिए फलोत्पादन में ये बहुत ही काफी उपयोगी विधि है बहुभ्रूणता। और इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पादप के समान होते हैं, इनसे जो प्राप्त हमारा नया पौधा होता है वो पादप के समान होते हैं। आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जीनिया तथा मेटाजीनिया। जीनिया और मेटाजीनिया हमारा होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि परागकणों का भ्रूणपोष जो होता है हमारा, फल या फूल, भ्रूणपोष क्या होता है हमारा, फल होता है या फूल होता है, पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाती है। यानी कि परागकण जब भ्रूणपोष पर अपना सीधा प्रभाव डालते हैं तो वो जो सिचुएशन होती है वो उसको बोलते हैं जीनिया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फोके ने किया था। जैसे कि हम लेते हैं मक्का का एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि पीले रंग के भ्रूणपोष वाला नर पादप लिया, ये जो साइन है हमारा ये मेल का है, और सफेद रंग के भ्रूणपोष वाला मादा पादप लिया, ये जो साइन है हमारा ये हमारा मादा का, यानी कि प्लस साइन जो होता है वो मादा पादप में होता है, और जो ये एरो साइन होता है ये होता है हमारा नर पादप में। ये हम फैमिली जब हम पढ़ेंगे उसके बाद तब हम ये देखेंगे, इन जितने भी साइंस हैं उसके बारे में जानेंगे, किससे मेल का पता चलता है, किससे फीमेल का पता चलता है, किससे अंडाशय का पता चलता है, यानी कि सारी चीज़ों के बारे में हम तब पढ़ेंगे डिटेलिंग में। तो क्या हुआ हमारा कि पीले रंग के भ्रूणपोष वाला नर पादप और सफेद रंग के भ्रूणपोष वाले मादा पादप का हमने क्या करा, आपस में संकरण कराया, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ हमारा कि इसमें हुआ कि पीले रंग के भ्रूणपोष वाला पादप हमें मिल गया। ठीक है, तो अब परागकणों का बीजावरण एवं फलभित्ति पर सीधा प्रभाव, हमारा जीनिया क्या था कि परागकणों का भ्रूणपोष जो था उस पर सीधा प्रभाव था। अब जो परागकण होते हैं उसका बीजावरण और फलभित्ति पर सीधा प्रभाव हमारा मेटाजीनिया कहलाता है, जैसे कि खजूर। और इसे दिया था स्विंगिल ने, इसे स्विंगिल ने ज्ञात किया था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आप अपने क्लियर कर लें पहले, और असाइनमेंट मैंने आपको सेंड कर दिया है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी जो शॉर्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे।